नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश के कई राज्यों में बीते कुछ वक्त में जातिगत जनगणना की मांग तेजी से होने लगी है। कई समाज और संगठनों से लेकर कई सियासी दलों और सियासतदानों ने भी इस मांग को उठाना शुरू कर दिया है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये मांग और तेजी से बढ़ने लगी है। तो वहीं कई संगठनों ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग भी उठा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, और दूसरा सवाल यह कि क्या ये सरकारों के लिए इतना आसान है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं योगेंद्र गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ में मौजूद हैं सीबी यादव जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं हम सीबी यादव जी से। यादव साहब, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख है, क्योंकि हालांकि आपने रुख स्पष्ट कर दिया बीते दिनों रायपुर के अधिवेशन में, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है जातिगत जनगणना की, जिसके लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं। जी दीपक जी, अभी रायपुर अधिवेशन में सामाजिक न्याय और जाति जनगणना पर पूरी एक कमेटी बनी और उसने पूरा अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण और विजन रख दिया है कि जाति जनगणना का कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी है। इससे पहले सोनिया गांधी जी ने भी इसके पक्ष में अपने बयान दिए थे। तो कांग्रेस का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। देखिए, है क्या कि सरकार जो होती है उसका रोल क्या होता है। सरकार का रोल होता है कि जो देश के संसाधन है उन संसाधनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, और इसके लिए प्लानिंग और नीतियां बनाना, ये सरकार का काम है। अब बिना आंकड़ों के कैसे मतलब नीतियां बेहतर बनेगी, ये एक सवाल है कि आप लोगों तक उस संसाधनों का आप पुनर्वितरण करना चाहते हैं तो कैसे तय करेंगे। इसलिए जब पशु पक्षियों की गणना होती है, पेड़ पौधों की गणना होती है, तो जाति आधारित जनगणना में आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि इससे हमारी नीति बनाने में, योजनाओं का फायदा पहुंचाने में, योजनाओं को सही टारगेट ग्रुप तक पहुंचाने में आखिर सरकारों को मदद ही तो मिलती है। तो ये तो इसका एक पक्ष की बात है जो आप कह रहे हो कि क्यों होना चाहिए जाति जनगणना। और 1931 तक पहले हो ही रही थी ना जाति जनगणना। अब दोबारा से चूंकि चारों तरफ ये मांग उठी, और विशेषकर ओबीसी आरक्षण में ये जो जाति जनगणना का मामला है, SC ST तो वैसे ही काउंट होती है। ओबीसी के आरक्षण के भीतर जो कई तरह की विसंगतियां, कई तरह की उसका रेशनलाइजेशन हो, इसके लिए जरूरी है कि आंकड़े सामने आए। मोदी सरकार का जहां तक रुख है, और जैसे अभी आपसे बातचीत में भी पता लगा है कि बीजेपी के तो यहां डिबेट में भी लोग नहीं आते हैं, क्योंकि मोदी सरकार स्पष्ट तौर पर सामाजिक न्याय के विरुद्ध खड़ी रही है। इनकी जो पूरी संकल्पना है वो भी मनुस्मृति पर आधारित है, जो कि बेसिकली सामाजिक न्याय के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी होती है। तो मोदी सरकार, जो बीजेपी और आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, वो पूरी तरह से जाति जनगणना के विरुद्ध है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। और इस समय चूंकि देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा, देश में नहीं हमेशा से ही, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सामाजिक न्याय की अवधारणा के पक्ष में रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संगठन के भीतर भी SC ST OBC महिलाओं और युवाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करके यह तय किया कि पहले हम संगठन में भी सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करेंगे और हम नीतियों में भी सामाजिक न्याय की अवधारणा के पक्ष में खड़े हुए हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना जो है वो बेहद जरूरी है, ये कहना है सीबी यादव जी का, जो कि कांग्रेस के नेता है। हमारे साथ में योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। योगेंद्र जी, आपकी पार्टी ने भी इस बात का समर्थन किया है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, देश के हित में अगर कोई भी अच्छा काम होता है, आम आदमी पार्टी हमेशा उसका समर्थन करती है। लेकिन दीपक जी, मैं दो चीज़ बता दूं आपको। जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी रायपुर अधिवेशन का उल्लेख करते हुए जाति गणना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास को खंगालिए। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, और आपको बता दूं कि जब ये जनगणना बड़ी मुश्किल से हुई थी, उस समय भी कांग्रेस इसे कराने को तैयार नहीं थी, और जो इनके को रिलेशन वाले अन्य दल थे उनके दबाव में जनगणना कराई गई। देखिए, होता क्या है, अब तक के इतिहास को उठा के देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद में जो भी दल सत्ता में होता है वो जातीय जनगणना कराने से पीछे हटता है। ये पहला सत्य है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी वो कोई भी काम नहीं करना चाहती जिसकी वजह से किसी जाति को अच्छा समर्थन मिले, या लोगों का साथ मिले, या लोगों की भलाई हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ पर है नहीं, तो हम उनसे जवाब ले नहीं सकते, तो हम उनके लिए कितना भी कुछ कह दें। लेकिन ये समझ के बाहर है कि सत्ता, आखिर कोई भी सत्ता इससे डरती क्यों है।
उनके अंदर डर क्या, आपको उसका गणित समझना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2010 में जब कांग्रेस सरकार इस जनगणना को कराने से पीछे हट रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे ने, जो स्वर्गीय हैं, जो नेता बड़े थे इनके, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि अगर ये जनगणना नहीं करवाई जाती है तो ओबीसी जो समाज है वो अपने विकास से 10 साल पीछे चला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कहना था। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही नेताओं के कहे हुए शब्दों को जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं और अपनी बातों को भूल करके वो काम करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब ये बड़ा सीधा और सपाट सा है कि अगर आप जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, अगर आप ये नहीं पता करेंगे कि ओबीसी की क्या स्थिति है, बाकी की क्या स्थिति है, तो आप उनके लिए नीतियां बनाएंगे कैसे? भारत का समाज जो विभिन्न जातियों के समावेश के साथ बना हुआ एक ग्रुप है, उसके अंदर हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक का एक जो पैरामीटर्स वो अलग है, और वो आप तभी पता कर सकते हैं जब पूरी तरीके से जनगणना आप करवाएं। अब अगर आप जनगणना नहीं कराएंगे, इसका मतलब है कि आपके दिल में ऐसा कोई खोट है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आर्थिक रूप से भार पड़ेगा, तो इस देश में आर्थिक रूप से क्या क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए इस पर जो भार पड़ेगा वो बहाना बना सकते हैं, लेकिन वो कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, किसी भी सरकार को इससे घबराना नहीं चाहिए। जो भी डेटा आते हैं उनका एनालिसिस होना चाहिए, और एनालिसिस होने के बाद में उस समाज के देश हित में उन डेटा का उपयोग करते हैं उस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाता है इसकी परिकल्पना करनी चाहिए, एक पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए। अब अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होती है और सरकार तैयार नहीं होती है, तो हमें लगता है कि देश की जो जनता है वो जगेगी, और जगने के बाद वो आगे बढ़ेगी और अपना दबाव बनाएगी कि ये करना चाहिए। सरकारें करेंगे नहीं करेंगे बात का विषय है। गुप्ता जी, अभी आपने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस भी पीछे जा रही थी। जी बिल्कुल सत्य है, आप इतिहास खंगाल के देख लीजिए। 2010 में जब जातीय जनगणना की बात हुई थी, उस समय कांग्रेस के जो पीएम थे वो कराने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो इनके अन्य जो अन्य दल थे उनके दबाव में ये करवाया गया। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, अगर आप इस सत्य को खंगालेंगे तो बिल्कुल आपको इसके पूरे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। सीबी यादव जी, पहला तो आज भी कांग्रेस बिहार की जो सरकार है उसका भागीदार है और वो सत्ता में है, और वो वहाँ जाति जनगणना हो रही है स्टेट लेवल पर। पहला तो ये एक सत्य को मान के चलिए। इसलिए इस तरह के आरोप लगाना कि उस समय प्रधानमंत्री विरोध में, तो ये कोई तर्क नहीं होता है। पार्टी का अपना एक स्टैंड था, पार्टी ने ये काम किया, उसकी सरकार थी, और फिर कहे नहीं वो विपक्ष में होने पे बदल जाता है क्या, और सत्ता पक्ष में होने में नहीं, बदला कहाँ है, बदला कहाँ? जाति जनगणना सामाजिक, ये जाति जनगणना नहीं थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ये जो 2011 की थी, ये जनगणना हुई, और कांग्रेस इसके समर्थन में, बिना कांग्रेस की इच्छा के कैसे हो सकती है आप सोचिए। लेकिन इस पे अनुसंधान होना, इस पे कमेटी होना। देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसका जब से इसकी स्थापना हुई है, इसकी नीतियां ऐसे तय नहीं होती, कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। इसके अधिवेशन होते हैं, सारे डेलीगेट्स होते हैं, कमेटियां बनती है, वहां पे चर्चाएं होती है, और उदयपुर जो चिंतन था उसके अंदर डिटेल से डिस्कशन हुआ, फिर उसके ऊपर फिर एक कमेटी बनाएगी। अभी रायपुर अधिवेशन हुआ, और फाइनली ये एक भविष्य का एजेंडा क्या होगा पार्टी का, वो बिल्कुल दिशा क्लियर कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तो इसमें कोई गिले शिकवे, कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले क्या था या अब क्या है, बिल्कुल क्लियर होता है। और वहां कभी व्यक्ति का स्टैंड नहीं होता है कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं या वित्त मंत्री क्या सोचते हैं वहां, क्योंकि ये तो पूरा एक कांग्रेस पार्टी क्या है, भारत ही कांग्रेस पार्टी है, जहां पूरी देश की जनता से चुन करके लोग आते हैं और वो फिर निर्णय करते हैं। देखिए दीपक जी, मैं थोड़ा सा इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। जाति जनगणना में केवल यही नहीं होता है कि जातियां किसकी कितनी संख्या है, हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो जनगणना है वो कोई संख्या की काउंटिंग नहीं है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थितियां जो होती है, अलग अलग पैरामीटर, ऐसे बहुत सारे पैरामीटरों की काउंटिंग होती है, और उसमें एक कॉलम कास्ट का भी होता है, धर्म का भी कॉलम होता है। तो आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखिए इस देश की संस्कृति में कास्ट नामक जो सच्चाई है उसको कोई नकार नहीं सकता। जाति, हमारे भी नाम के आगे अगर कोई एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदल सकती तो वह है जाति। मूल्यांकन का आधार है तो वो जाति। तो जाति के आधार पर संसाधनों का पुनर्वितरण करना, जाति के आधार पर संसाधनों का पता लगाना, ये तो एक बेसिक चीज है। और जहां तक भाजपा की बात है, वो तो जाति जनगणना से नहीं, वो तो तमाम तरह के आंकड़े, चाहे किसी भी तरह के आंकड़े हो, वो तो जनगणना से दूर भाग रही है। जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जहां जनगणना के आंकड़ों पर नीतियां बनती है, सारे नीतिगत फैसले होते हैं। 2021 में जो हमारा सेंसस होना था, जिसके लिए एक पूरा सेंसस डिपार्टमेंट बनाया गया है,
2021 की सेंसस अभी तक नहीं हो रही है और उसे लगातार आगे खिसकाते जा रहे हैं। इसी तरह से जितने स्टेटिक्स जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनएसओ हो और हो, उनमें चाहे किसानों की आत्महत्या के मामले थे, किसानों की अन्य सामाजिक आर्थिक स्थिति मामले हैं, बेरोजगारी के आंकड़े हैं, सारे आंकड़ों पर मतलब एक तरह से ढकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का एक रीति नीति रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आंकड़े आते ही उनके जो एजेंडा है, उनका एजेंडा क्या है? चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम करना, उनका जो एजेंडा है। दूसरा उनका एजेंडा क्या है? जनता को धर्म के नशे पे या और दूसरे इस तरह के नशे पे उनको पिला करके उनको भावुक बना करके उनसे वोट लेना, और चंद जो हम कहते हैं कैपिटलिस्ट कहते हैं, इसे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं, उनके लिए काम करना। तो ये एक उनका एजेंडा है। वो एजेंडे में सफल तभी हो सकती है जब डेटा सामने नहीं आए, क्योंकि डेटा जागरूकता भी लाता है, डेटा अधिकारों की भी मांग करते हैं। और अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 देखेंगे दीपक जी, तो 340 स्पष्ट तौर पर कहता है कि बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जाति आधारित आंकड़े आप दीजिए। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि मैं आज कोई जाति है, जाति आरक्षण की मांग करती है, तो कोई भी संस्था ये पूछेगा भाई आप आरक्षण की मांग करते हो तो आपका बेस बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तर्क है, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है कि इससे सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जब आंकड़े आएंगे तो सामाजिक वैमनस्य कम होगा, इस पे यादव जी आंकड़े क्लियर हो जाएंगे। इस पे यादव जी अपन आगे बात कर लेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, बीजेपी ने इस पूरे मामले में खामोशी अख्तियार की हुई है, चुप है बीजेपी पूरी पार्टी, इस पूरे मामले में कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है बीजेपी। कांग्रेस ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया अभी रायपुर के अधिवेशन में। तो आपको लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक आने वाला है, 1.25 साल के करीब का वक्त बचा, तो कांग्रेस ने भी उन चुनावों को देखते हुए अपना स्टैंड क्लियर किया, जबकि जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने काफी पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 30 दिन और 365 जो दिन है वर्ष के, वो हमेशा एक पॉलिटिकल इलेक्शन मोड में रहती है। उनकी हर चीज पर सिर्फ एक नजर होती है कि किस काम को करने से राजनीति में कितना फायदा मिलेगा और कितना नुकसान मिलेगा। तो निसंदेह उनके सामने ये एक प्रश्न है कि अगर मैं जातीय गणना करवाते हैं, उसके जो डेटा आएंगे, उसके बाद जिस तरह के परिवर्तन आएंगे, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके लिए मुफीद नहीं होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह कहने प्रकरण इसको टाल रही है। लेकिन दीपक जी, मैं एक चीज और, हमारे यहाँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, मैं 2 चीजें उनसे जरूर पूछना चाहूंगा। पहली बात, उन्होंने कहा कि बिहार में हम समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिहार में आपकी सत्ता नहीं है, बिहार में सत्ता इस वक्त लालू जी के सुपुत्र और नीतीश की है, और भागीदारी है कांग्रेस की। नहीं, देखिए, आप बहुत छोटा सा पार्ट है, नहीं, ये छोटा बड़ा इसलिए क्या होता है? आप विरोध करने की स्थिति में नहीं है, आप विरोध करने की स्थिति में देखिए, मैं जहां तक मानता हूं, फैसले वो ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी फैसले वो ले रहे हैं, फैसले वो ले रहे हैं। अगर कहीं कोई फैसले स्टैंड हो इस पे आम आदमी पार्टी का, ये तो फैसले वो ले रहे हैं। ये तो जिस तरह की बात होती है ना, जैसे होता है ना बिना पेंदे वाली बात, कोई स्टैंड नहीं आम आदमी पार्टी का, और यहाँ पे कोई नीतिगत फैसला करने वाली बॉडी भी नहीं है। देखिए, इन्होंने बिना पेंदे की बात की, बिल्कुल सही। चले पेंदे को आगे बढ़ाते हैं, आप ही की बात करते हैं, मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब नहीं, पंजाब में दिखाया ना हमारा क्या मतलब है, हमने पंजाब में दिखाया क्या मतलब है? अरे भाई, हमने पंजाब में दिखाया ना क्या मतलब है? नहीं, आपका हमने पंजाब में दिखाया जनगणना पे कोई नहीं, आप कह रहे हैं बिना है क्या? अरे हमारा मतलब नहीं, हमने बताया ना पंजाब में क्या मतलब है, हमने दिल्ली में बताया क्या मतलब है। आपकी भागीदारी, अरे नहीं, अरे आपने क्या कहा अभी, आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, हमारा मतलब नहीं। देखिए, आप ही के राजस्थान के, अरे सब मेरी बात सुनिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, अब बता रहा हूं मैं, अरे मैं आपका स्टेट बता रहा हूं, सुनिए तो सही, आप सुनिए ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत गुजरात चुनाव में हार पर कहते हैं कि हमारे हार का मुख्य कारण आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का वजूद तो आप बता रहे हैं ना, हमारा वजूद क्या है, भूल जाइए इसको। हम क्या है क्या नहीं है, पंजाब में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, गुजरात में हमने स्वीकार कर लिया, एमसीडी में दिखाया। आपने एक स्टैंड है क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 2 एलिगेशन लगाया, आप जबरदस्ती से आपने 2 एलिगेशन लगाया बिन पेंदे का। मैं पेंदे में जाता हूं, देखिए जाति का नहीं, आपने एलिगेशन कैसे लगाया? फिर माफी मांगिए, या तो आप मुझसे माफी मांगिए, या तो आप माफी मांगिए। आपने बिन पेंदे का कैसे कहा? हमें इसलिए आपने बिन पेंदे कैसे कहा? क्योंकि आपने कहा कांग्रेस अब मैं आपको बिन पेंदे बता रहा हूं ना, बिहार में भागीदार नहीं, आपने कहा बिहार में भागीदार नहीं। आप एक छोटा सा पार्ट, भागीदार है, आपसे पूछा क्या? भागीदार है वहां पे, आपने आपसे किसी हम भागीदार है वहां पे, आपसे किसी ने नहीं पूछा, हम भागीदार है वहां ना खाता ना वही जो नीतीश कुमार का है वो सही, अब भूल जाइए इस बात को। और दूसरा,
आपका जाति जनगणना पे पार्टी का मैं आप दोनों को एक बार रोकना चाहूंगा। दीपक जी ब्रेक का दो बातें इन्होंने कही जी। ऑन रिकॉर्ड दो बातें कही है जी। मैं उन दो बातों का जवाब जी योगेंद्र जी आप कुछ बता रहे थे बात। देखिए दीपक जी मेरा मानना है कि जब भी डिस्कशन हो अगर कोई भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी पर के प्रवक्ता पर कोई एलिगेशन लगाए तो उसे सुनने का मादा होना चाहिए और उसका जवाब देने का मादा होना चाहिए। ये ठीक है कि हम मुद्दा हम ये लेकर चल रहे हैं जातीय जनगणना का, लेकिन दो आक्षेप हम पर लगाए गए। एक कहा कि हमारे वजूद के ऊपर एक सवाल उठाया गया कि आप हैं कहाँ पर, दूसरा कहा गया कि हमें लुढ़कना लोटा हमें कहा गया है। मैं उन दोनों का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने कहा हमारे वजूद क्या है, हमारा वजूद यह है कि हमने पंजाब में आपको दिखाया हमारा वजूद क्या है, दिल्ली में हमने आपको दिखाया हमारा वजूद क्या है, हमने एमसीडी में दिखाया कि हमारा वजूद क्या है, और गुजरात में बात ही नहीं है। बात ना ये कहा देखिए कि आपने आपका कोई देखिए stand आप नहीं है। मैंने मुझे लगता है कि हम आपने हमारे आपने जो कहा दीपक जी मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा बात को। जबरदस्ती से नहीं एक मिनट में आप क्या है कि आपने आपको लगता है कि आप आपने कांग्रेस के बराबर एक खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रीय ये वाली पार्टी बात के ही ऊपर नहीं। वजूद आपने आक्षेप लगाया। पहली बात तो हमारा वजूद का सवाल, जहां तक लोटे का सवाल है आप कह रहे हैं मैंने एक स्टैंड की बात कर मैं स्टैंड की बात फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आरसीसीए पे कोई स्टैंड मैं फिर आपसे कह रहा हूं जाति जनगणना पे कोई देखिए, स्टैंड नहीं है। अभी यादव जी बतौर मीडिया पैनलिस्ट योगेंद्र जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, तो मतलब समर्थन माना जाएगा ना यहाँ पर। अभी देखिए पार्टी का कोई stand नहीं है। दीपक जी इन्होंने कहा, इन्होंने अभी अडानी का नाम भी लिया, वो भी तब इन्होंने बिहार की बात कर रहे थे जब 2010 में कह रहे कि नहीं इनके प्रधानमंत्री जी तो तैयार नहीं थे लेकिन और दूसरे ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख लीजिए। आप मीडिया रिपोर्ट आप मीडिया रिपोर्ट उठाइए ना 2010 की, तय करने वाले आप मीडिया रिपोर्ट उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो मीडिया रिपोर्ट कह रहा हूं आपको। ये सरकार करवा रही है, मैं तो मीडिया रिपोर्ट कह रहा हूं। सरकार है वो जाति जनगणना करवा रही है। फिर आप यादव जी मैं तो मीडिया रिपोर्ट कह रहा हूं यादव जी आपको। मेरा एक सवाल आपसे, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इतनी क्या देर कर दी कांग्रेस पार्टी ने इस जातिगत जनगणना के नाम पे समर्थन करने में? क्योंकि रायपुर के अधिवेशन में अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने इसका फैसला किया, उससे पहले क्या स्टैंड दूसरी छोटी छोटी दल जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने जब फैसला कर लिया तो उसके बाद में एक राष्ट्रीय पार्टी को काफी देरी नहीं होगी? दीपक जी कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है। इसकी निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो कई चरणों से होकर के गुजरती है। आप देखिए उदयपुर अधिवेशन में डिटेल से डिस्कशन हुआ और इसकी डिस्कशन की भी ऐसे नहीं है, अलग अलग पैनल बनते हैं, एक्सपर्ट से राय ली जाती है और फिर जाकर के, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड देश के लिए एक मायना रखता है और वो कोई ऐसा तात्कालिक और क्षणिक स्टैंड नहीं होता है, वो एक नीतिगत मामला होता है जिसपे आगे चल के कांग्रेस की सरकारों को भी फैसले लेने होते हैं। आगे चल के कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको एक नीतिगत मामला करना होता है, तो इसका पूरा अध्ययन होता है। इसीलिए 2010 में जाति जनगणना की, अभी इस पे और लंबा मंथन होकर के कांग्रेस पार्टी ने मेरा आप दोनों से एक केवल मैं आपको बता रहा हूं जाति जनगणना, बल्कि संगठन के भीतर भी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। मेरा आप दोनों से सवाल यह है, क्या किसी भी, क्योंकि आप दोनों की सरकारें अलग अलग राज्यों में है, मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार है, हिमाचल में सरकार है, उधर आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार। मेरा आप दोनों से सवाल ये, क्या जातिगत जनगणना आसान है या सरकारों के लिए आसान है कि यदि जनगणना जातिगत आधार पर हो जाती है तो उसके बाद में फैसले ले ली जाए, नौकरियां दे दी जाए उसके आधार पर, तो क्या आसान है सरकारों के लिए? किससे पूछ रहे जी आप दोनों से पूछ रहे हैं, लेकिन पहले आप बता दीजिए मुझे। जी जो जनगणना का विषय है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है और पूरा एक जनगणना आयुक्त इसके लिए नियुक्त होता है और इसके लिए पूरा एक बजट में एलोकेशन होता है। इसलिए पहली जिम्मेदारी जो जनगणना की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो पहली चीज तो यह है, उसके बाद यदि ऐसा हो जाता है तो फिर राज्यों के लिए ये बिल्कुल देखा जाएगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जनगणना ही नहीं करवाती है और जाति जनगणना भी नहीं करवाती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो जो बेस्ट हो सकता है, जैसे बिहार में हमारी सरकार हिस्सेदार है, वहां पे जाति जनगणना की तरफ कदम उठाया गया है, तो और राज्यों में भी अगर आवश्यकता होती है तो देखिए कांग्रेस पार्टी में बिना अध्ययन के कुछ नहीं होता है, उसकी सारे पक्षों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों में निर्णय लेगी। ठीक है योगेंद्र जी, क्या आसान है सरकारों के लिए ये जातिगत जनगणना यदि हो जाती है? मेरा सवाल यदि हो जाती है तो उसके बाद में उसके आधार पर निर्णय लेना, सरकारी नौकरियां देना, ये तमाम चीजें आसान है? नहीं देखिए, विभिन्न तरह के सर्वे सरकारों द्वारा करवाए जाते हैं और उन सर्वे का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सर्वे पे जो डेटा निकल के आता है वो डेटा का हम अच्छी तरह से उपयोग करें और डेटा के आधार पे हम वो नीतियां लागू करें जो हमारी जनता के लिए फायदेमंद हो। अब इसी तरीके से अगर हमारा डेटा जनगणना में निकल कर आता है
और डेटा हमारे पास आता है, केंद्र सरकार के पास आता है, केंद्र सरकार उसको राज्य सरकारों से शेयर करती है, तो राज्य सरकारों को मुझे नहीं लगता किसी भी सुशासन देने वाली राज्य सरकार को इसमें ऑब्जेक्शन होगा कि उसको डेटा मिले और डेटा के आधार पर अपनी नीतियां लागू करे। समस्या यह है कि इसका मुख्य दायित्व केंद्र सरकार के पास में है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अपनी नीतियां बनाते हुए, अपना धन खर्च करते हुए अगर जनगणना कर रहे हैं तो वो शायद बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अगर केंद्रीय नेतृत्व के पास, अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो सभी राज्य सरकारों को मिलकर केंद्रीय जो सरकार है उसको ये जवाबदेही तय करने में मदद करनी चाहिए। साथ में कोशिश करनी चाहिए कि हम उन पर जवाबदेही तय करें, जनता को जगाएं और वहां से जनगणना का जो एक प्रॉपर प्रारूप है उसके हिसाब से वहां पर जनगणना हो। वो जनगणना होगी, राज्यों को पहुंचेगी, डेटा मिलेगा, राज्य को पता लगेगा मेरे यहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन है, तो डेफिनेट उनको फायदा मिलेगा और सभी को फायदा मिलेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों जिन राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से आते हो या कांग्रेस से आते हो, वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है और बीजेपी पर आरोप ये लगाती है कि बीजेपी जो है वो धार्मिक राजनीति करती है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है। आपको लगता है जब यदि ये जातिगत जनगणना यदि होती है तो इसमें जातियों में जो है, अलग अलग खंडों में जो है जातियां बढ़ जाएंगी? कैसे बढ़ जाएगी? मतलब ये सोच कैसी है? हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का जाति जनगणना शुरू से हो रही है, वहां तो हमने बढ़ते हुए नहीं देखा है। फिर बैकवर्ड क्लासेज को जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वहां कैसे बढ़ जाएगी? बल्कि ये और ज्यादा रैशनल होगा। अभी केवल अनुमान आधारित, मतलब कोई आंकड़ा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी किया है। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप आंकड़ों के आधार पर रिजर्वेशन को रैशनल कीजिए। तो वो कब होगा? जब आपके पास आंकड़े आएंगे। और वैमनस्य कैसे बढ़ेगा? वैमनस्य तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं उससे बढ़ता है, जाति आधारित वैमनस्य कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये तो संविधान में था। क्या संविधान में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए आरक्षण की बात कही गई थी। तो सामाजिक, केवल जाति केवल इतना ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या होगी कि हमने आरक्षण को गरीबी निवारण एक तरह से अभियान समझ लिया, जबकि ये सत्ता में भागीदारी का, शैक्षिक अपलिफ्टिंग का मामला है। तो इसके भीतर अगर किसी कोई जाति अगर पीछे है और उसको अगर अपलिफ्ट किया जाता है तो ये तो सामाजिक न्याय है। और आप देखिए जॉन रोल्स की अवधारणा, सामाजिक न्याय की अवधारणा, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, केवल फासिस्ट कंट्रीज को छोड़ करके, जिस पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, जिस राह पे। हर देश में सोशल जस्टिस की संकल्पना के बिना नीतिगत मामले नहीं होते हैं। तो फिर यहां पे भारतीय जनता पार्टी उसको नकार रही है, क्योंकि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा जो एजेंडा है, गुरु गोवलकर की नीतियां, मनुस्मृति को लागू करना, जहां पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हुए जो इलिटिज्म है, इलिटिज्म जो पॉलिसी है उसके तहत उनको जाना है, जो आज भी अंबानी और अडानी जैसे लोगों के लिए वो काम कर रही है, फिर भी वो उसी तरह से काम करती रहेगी। तो कहीं भी, बल्कि क्या है, देखिए देश, भारत देश विविधताओं का देश है दीपक जी। इसमें विविधताओं को जितना ज्यादा स्पेस देंगे, हमारा स्वधर्म, हमारा देश मजबूत होगा। तो विविधताओं से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होता है? एक रंग, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति। ये तो भारत की बेसिक संस्कृति, बेसिक आत्मा पर चोट है, इस संविधान की आत्मा पर चोट है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे संविधान को बदलने पर आतुर हो रही है। योगेंद्र गुप्ता जी, तो मेरा आपसे भी यही सवाल है, अंतिम दौर में हम हमारी चर्चा में, क्या जातिगत टुकड़ों में नहीं बढ़ जाएगी जातिगत जनगणना के आधार पर, या जो नौकरियां हैं उनको हासिल करने के लिए आपसी मनमुटाव या रंजिश जैसे दौर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं दीपक जी, देखिए भारत की अगर हम संस्कृति को समझें तो हम गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं, जहां पर हमारे बीच में आपसी वैमनस्यता होती नहीं है। राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए उस वैमनस्यता को बढ़ाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाने में सर्वोपरि है। जहां तक आप कहते हैं कि डेटा आने के बाद में कैसे बढ़ेगा, अगर किसी पर्टिकुलर किसी जाति का डेटा आता है कि उस वहां पर रोजगार को लेकर कोई समस्या है, आर्थिक विषमता को लेकर कोई समस्या है। मेरा सवाल जैसे ये है कि डेटा निकल कर आया, अब जैसे बात नौकरियों की नहीं, बात जैसे चुनावी भागीदारी की बात आई। अब किसी स्थान पर या किसी जैसे विधानसभा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से परिपाटी चली आती रही हो कि एक अमुक जो जाति है वो वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व करती हो या वहां पर टिकट मांगती हो या उसी के ज्यादा प्रतिनिधित्व रहा हो पिछले इतिहास में, और ऐसे में जातिगत जनगणना में कोई दूसरी जो जाति है उसका ज्यादा वोटर सामने आते हो, तो ऐसी स्थिति में फिर आपसी मनमुटाव या रंजिश जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी? नहीं दीपक जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, सभी पार्टियां जो नेशनल पार्टीज होंगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे हम लोग हो या कोई और पार्टी हो, वो अपने अपने सर्वे करवाती हैं
और वो सर्वे जातिगत आधारित होते हैं। और आपने देखा है कि अखबारों में और आपके टीवी चैनल्स पे बाकायदा जब आप डिस्कशन करते हो तो बताते हैं कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। तो वो तो वैसे भी प्राइवेट रूप पर होता है और उसी के आधार पर टिकटों का फैसला किया जाता है, उसी के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये कहना कि जनगणना होने की वजह से ही बढ़ेगा, उससे तो हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो राजनीति का एक पार्ट है, वो तो होके रहेगा। दरअसल जनगणना का फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर जाति में आर्थिक वैमनस्यता, वो आर्थिक रूप से कमजोर है या वहां रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है और किसी में ज्यादा है, तो सरकारें इस तरीके से प्लानिंग कर सकती है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक विषमता को कम करने के लिए, वहां रोजगार पैदा करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या समस्या है और हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं। डेटा का तो मतलब ये है। तो इसलिए अगर आप उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं। जी जी, मैं ये जोड़ दूं कि जनगणना में केवल आर्थिक विषमता ही नहीं होती, जीवन प्रत्याशा है, मल न्यूट्रिशन की स्थिति है, शैक्षिक स्थिति है, वो सारी चीजें होती है। और नीतियां बनाने में केवल आप आरक्षण से मत जोड़िए, अन्य आधारों पर भी अलग अलग जातियों की क्या स्थिति है ये पता चलती है और उससे बेहतर नीतियां बनती है। तो बेहतर नीतियां बनेगी तो देश का विकास होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेंद्र गुप्ता जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और सीबी यादव जी जो कांग्रेस के नेता, आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों ने हमारे साथ पे इस खास मुद्दे पर चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी को यदि छोड़ दिया जाए तो अमूमन देश की सभी राजनीतिक दल एक जाजम पर आ गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि देश में बेहतर नीतियों के लिए, शैक्षिक स्थिति हो या फिर कोई दूसरी नीतियां, उनके लिए अच्छी नीतियों को बनाने के लिए जातिगत जनगणना बेहद